अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुष्यंत का शांति से भरा हुआ अड्डा अचानक से एक आवाज से गूंज उठा था। वो आवाज वेदिका के कारण हुई थी। यहाँ तक कि विक्रम और रौनक भी चिंतित हो गए थे। वेदिका इतनी शॉक में आ गई थी कि वो अपनी ही जगह पर फ्रीज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाली थी। अचानक से उसे अपने पीछे से कदमों की आवाज आई। वो जानती थी कि अगर वो आज पकड़ी गई तो उसकी करी कराई मेहनत पर बुरी तरह से पानी फिर जाएगा। उसने तुरंत यहां वहां देखा, मगर कहीं भी भागने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसके माथे पर पसीना आ चुका था। अचानक से उसके सामने कुछ म्यूटेंट्स और डॉक्टर वीरेंद्र खड़े हुए थे। वेदिका के होंठ सिल गए। डॉक्टर वीरेंद्र उसे देखकर चौंक गया। यहां तक कि उनके साथ आए म्यूटेंट्स ने वेदिका को चारों तरफ से घेर लिया। तुम बाहर कैसे आई हो और यहां क्या कर रही हो? दुष्यंत कहां है? वो तुम्हारे पास ही गया था। डॉक्टर वीरेंद्र सवाल पूछते हुए वेदिका के पास बढ़ते ही जा रहे थे। वेदिका के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर वो अपनी मेहनत पर पानी नहीं फिरने देने वाली थी। इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और तुरंत बोली, वो क्या होता है? सच सच बताओ, क्या तुम यहां से भागने की कोशिश कर रही थी? डॉक्टर वीरेंद्र ने चिल्लाते हुए पूछा। वेदिका का दिमाग किसी मशीन की तरह चलने लगा। अचानक से उसे एक आइडिया आया और वो तुरंत बोली, दुष्यंत मेरे कमरे में बेहोश पड़ा हुआ है। उसे न जाने क्या हो गया है। यही बताने के लिए मैं आपके पास आ रही थी। जब मैंने आप लोगों की मदद करने का वादा किया है तो मैं झूठ क्यों कहूंगी? जैसे ही डॉक्टर वीरेंद्र ने सुना कि दुष्यंत की हालत खराब है, उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया और वो तुरंत वेदिका के कमरे की तरफ भाग गए। इसी मौके का फायदा उठाकर वेदिका तुरंत डॉक्टर वीरेंद्र की लैब में घुस गई, जो कि कुछ ही दूरी पर था। लैब में जाते ही वो यहां वहां कुछ ढूंढने लगी, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अलग अलग शीशियों में रंग बिरंगे केमिकल्स भरे हुए थे। एक तरफ मशीन में कुछ उबल रहा था। वेदिका के पास ज्यादा समय नहीं था। वो यहां पर एक मकसद के साथ आई थी। उसने तुरंत उस लैब में लाल केमिकल ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे एक बड़ी लाल रंग की बोतल मिली। उसने समय नहीं गंवाया और वो बोतल लेकर तुरंत अपने कमरे की तरफ भागने लगी। उसने देखा कैसे डॉक्टर वीरेंद्र और कुछ म्यूटेंट्स मिलकर दुष्यंत के मुंह पर पानी मारकर उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। वो तुरंत झुकी और एक टेबल के पीछे उसने वो बोतल छुपा दी। तभी डॉक्टर वीरेंद्र उसकी तरफ मुड़े और बोले, तुमने दुष्यंत के साथ क्या किया है? ये इस हालत में कैसे पहुंचा? तब वेदिका ने बड़ी ही मासूमियत के साथ कहा, मैं क्या कर सकती हूँ? दुष्यंत मेरे कमरे में आया और खांसते खांसते ऐसे ही बेहोश हो गया। मैं डर गई थी, इसलिए आपके पास आई। डॉक्टर वीरेंद्र उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देखते रहे। फिर कुछ देर बाद उन्होंने म्यूटेंट्स को इशारा किया। वो सभी मिलकर दुष्यंत को उसके कमरे से उठाकर ले गए। जाते जाते डॉक्टर वीरेंद्र एक आखिरी बार वेदिका की तरफ मुड़े और कहा, मैं तुम पर पूरी नजर रखे हुए हूं। यह मत समझना कि तुम यहां आजाद पंछी की तरह घूम सकती हो। इतना कहकर उन्होंने वेदिका के कमरे पर ताला लगा दिया। मगर इस बार वेदिका के चेहरे पर निराशा नहीं थी, बल्कि वो खुशी से झूम उठी थी। एक ही बार में उसने अपने 2 मकसद पूरे कर लिए थे। अब कम से कम उसके दोस्त जानते थे कि वो उन्हें धोखा नहीं दे रही थी। जब दुष्यंत को होश आया तो उसे कुछ भी साफ याद नहीं आ रहा था। उसे इतना मालूम था कि धूल के कारण वो तेजी से खांसने लगा था। उठते ही उसने सबसे पहले वेदिका के बारे में पूछा था। उसे लगा था कि शायद ये वेदिका की कोई चाल थी और वो वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। मगर डॉक्टर वीरेंद्र ने उसे बताया कि कैसे वेदिका उसके लिए मदद मांगने उन तक पहुंच गई थी। डॉक्टर वीरेंद्र की बात सुनकर दुष्यंत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोचे। क्या सच में वेदिका उनकी तरफ हो गई थी? मगर वो उस पर अभी भी विश्वास नहीं कर सकता था। अगले दिन सुबह सुबह डॉक्टर वीरेंद्र हर रोज की तरह आज भी वेदिका से उसका खून लेने के लिए पहुंच गए थे। मगर खून देने से पहले वेदिका ने उनके सामने एक शर्त रखी थी कि वो खुद ही अपना खून निकाल कर देगी। दुष्यंत को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। उसे तो सिर्फ एंड रिजल्ट चाहिए था, इसलिए उसने वेदिका को ऐसा करने के लिए अलाउ कर दिया था। अगले दिन सुबह डॉक्टर वीरेंद्र रोज की तरह आज भी वेदिका का खून लेने के लिए पहुंच गए थे, तो उन्हें खून की शीशी तैयार मिली। उन्होंने वो शीशी हाथ में उठाई और उसे गौर से देखने लगे।
अगले ही पल वो अपनी लैब की तरफ बढ़ गए। वेदिका कमरे में छुपकर उन्हें देख रही थी। उनके जाते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई थी, क्योंकि उस शीशी में वेदिका का खून नहीं था। कल वो लैब से जो केमिकल लाई थी वो उसके खून से मेल खा रहा था। डॉक्टर वीरेंद्र के लैब में जाने का उसका यही सबसे बड़ा मकसद था, जो आज पूरा हो गया था। अब उसके खून का इस्तेमाल करके डॉक्टर वीरेंद्र और दुष्यंत और म्यूटेंट्स नहीं बना पाएंगे। वेदिका को मालूम नहीं था कि वो म्यूटेंट्स को रोकने का कोई तरीका ढूंढ पाएगी या नहीं, लेकिन कम से कम वो उनकी तादाद तो रोक सकती थी। इसी तरह रोज उसने अपने खून की जगह वो केमिकल डॉक्टर वीरेंद्र को देना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन में उसका असर दिखने लगा था। डॉक्टर वीरेंद्र जितने भी लोगों पर अपने ड्रग का टेस्ट कर रहे थे वो सभी म्यूटेंट नहीं बन पा रहे थे, बल्कि वो पहले की तरह आधी अवस्था में ही अपना दम तोड़ दे रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि वो अपनी तरफ से पूरी प्रोसेस फॉलो कर रहे थे। जैसे ही ये खबर दुष्यंत तक पहुंची, उसका खून खौल उठा। उसे लग रहा था कि वो फाइनली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है, लेकिन एक बार फिर से उसके सामने एक बाधा खड़ी थी। वो तुरंत लंबे कदमों के साथ लैब में पहुंचा और डॉक्टर वीरेंद्र की कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए बोला, ये सब क्या हो रहा है डॉक्टर? अचानक से तुम्हारा ड्रग काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे अब तुम पर शक हो रहा है। क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? उसने अपनी जेब से गन निकाली और डॉक्टर वीरेंद्र की खोपड़ी पर उसे तान दिया। डॉक्टर वीरेंद्र तुरंत चौंक गए और दुष्यंत से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। वो हड़बड़ाते हुए बोले, मैं कुछ भी गड़बड़ी नहीं कर रहा हूं, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर दिक्कत किस बात की है। दुष्यंत ने गुस्से में डॉक्टर वीरेंद्र को धक्का दिया, जिसके कारण वो जाकर टेबल पर रखी हुई वेदिका के खून की शीशी से टकरा गए। अचानक से डॉक्टर वीरेंद्र के नाक में अजीब सी खुशबू आई। उन्होंने तुरंत वो शीशी उठाई और उसके अंदर भरे खून को सूंघने लगे। अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो दुष्यंत की तरफ मुड़ते हुए बोले, दुष्यंत, मुझे मालूम चल गया कि आखिर हमारे एक्सपेरिमेंट्स फेल क्यों हो रहे हैं। तो समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? बताओ मुझे कि दिक्कत कहां आ रही है। दुष्यंत ने गुस्से से लाल चेहरे के साथ कहा। तब डॉक्टर वीरेंद्र ने उसकी तरफ वो शीशी दिखाते हुए कहा, मैं सब सही कर रहा हूं, लेकिन लगता है वेदिका हमें अपने खून के नाम पर कुछ और दे रही है। इसी कारण हमारी सारी मेहनत खराब जा रही है। जैसे ही दुष्यंत ने डॉक्टर वीरेंद्र की बात सुनी, उसका खून खौल उठा और वो अपनी जेब से गन निकालकर वेदिका का काम तमाम करने के लिए आगे बढ़ा। मगर तभी डॉक्टर वीरेंद्र ने उसे रोक लिया और बोले, तुम गुस्से में आकर ऐसा कुछ मत करो जिससे हमारा काम ही बिगड़ जाए। वेदिका को संभालने के लिए मेरे पास एक तरीका है। डॉक्टर वीरेंद्र ने केमिकल की एक बोतल उठाई और इंजेक्शन को उस केमिकल से भरकर वो वेदिका के कमरे में पहुंच गया। वेदिका अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सच्चाई इस तरह से उन दोनों के सामने आ जाएगी। अचानक से उसके कमरे का दरवाजा खुल गया। अगले ही पल उसने देखा कि कैसे दुष्यंत गुस्से से उसकी तरफ आ रहा था। दुष्यंत ने उसे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया और एक जोर का तमाचा उसके चेहरे पर जड़ दिया। वेदिका चौंक गई और नीचे जमीन पर गिर गई। वो कुछ कर पाती उससे पहले ही डॉक्टर वीरेंद्र आगे आए और उन्होंने वेदिका के हाथ में वो इंजेक्शन लगा दिया। वेदिका जमीन पर तड़पने लगी। दुष्यंत नीचे बैठा और उसके चेहरे को हाथ में कस के पकड़ते हुए बोला, मुझे मालूम था कि मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम एक धोखेबाज हो। अब मैं खुद ही हर रोज तुम्हारे शरीर से खून लेने आऊंगा। वेदिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा था कि उसकी तरकीब काम आ गई थी, मगर शायद उसने अपनी जीत का जश्न कुछ जल्दी ही मना लिया था। वो दोनों वहां से चले गए और वेदिका को इस कमरे में बंधा हुआ छोड़ गए। वेदिका जमीन से उठने की कोशिश कर रही थी, मगर न जाने क्यों वो हिल भी नहीं पा रही थी। अचानक से उसे एहसास हुआ कि अभी अभी डॉक्टर वीरेंद्र ने उसके साथ क्या किया था। उन्होंने वेदिका को शायद पैरालाइज करने के लिए कोई दवा दी थी। तभी उसका दिमाग पूरी तरह से चल रहा था, लेकिन शरीर हिलने का भी नाम नहीं ले रहा था। फ्रस्ट्रेशन के कारण वेदिका की आंखों में आंसू आ गए।
और वो जमीन पर पड़ी हुई अपने आप को कोसने लगी। वहीं दूसरी तरफ आर्यन राजकुमारी वंदिता को अगवा करके अपने अड्डे के पास पहुंच गया था। राजकुमारी वंदिता अभी भी उसकी गिरफ्त से छूटने की कोशिश कर रही थी, मगर आर्यन के चेहरे पर एक जीत की खुशी नजर आ रही थी। तभी अचानक से आर्यन को अपने कंधे पर जोर का दर्द हुआ। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि लोहे के कवच में एक योद्धा उसकी तरफ घोड़े पर दौड़ता हुआ आ रहा था। आर्यन ने तुरंत अपने घोड़े की स्पीड बढ़ा ली, मगर वो योद्धा पीछे से आर्यन पर वार किए जा रहा था। आर्यन का गुस्से से पारा चढ़ गया। अगले ही पल उसने अपने घोड़े की लगाम खींची और उसे रोक लिया। अब वो और दूसरा योद्धा आमने सामने खड़े हुए थे। उस योद्धा के हाथ में एक पैनी तलवार थी। वो आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, इस कंबल के नीचे तुमने किसको छुपा रखा है? आर्यन गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, इससे तुम्हें क्या मतलब है? कौन हो तुम और मुझ पर वार क्यों कर रहे हो? मगर उस योद्धा ने आर्यन के सवाल का जवाब नहीं दिया। उल्टा उसने अपनी तलवार कमर पर बांधी और पीठ से धनुष बाण निकालकर एक बार फिर आर्यन की तरफ निशाना लगाया। इस बार तीर आर्यन के कान के पास से निकल गया। अब आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने भी अपने हाथ में पैना चाकू लिया और उस योद्धा की तरफ फेंका, मगर वो योद्धा हवा की तरह तेज था और वो आर्यन के वार से बच गया। वो आर्यन के पास आते हुए बोला, मैं जानता हूं कि तुम किसे छुपा कर ले जा रहे हो। इसी वक्त राजकुमारी वंदिता को छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। उस योद्धा की बात सुनकर आर्यन चौंक गया। क्या होगा आगे? क्या वेदिका दुष्यंत को उसके बुरे कर्मों से रोक पाएगी? कौन था ये नया योद्धा? क्या आर्यन उससे लड़कर वंदिता को अपने अड्डे पर ले जाने में सफल होगा? क्या चल रहा था सिद्धांत के साथ? क्या वो उस जादुई दुनिया से वापस आ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।